सर अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उसमें डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। मंत्री जी, इस्लाम ने कब जमीन कब्जा किया ये छोड़ दीजिए। आदिवासी गरीब मूलवासी आदिवासी की जमीन जमींदारों का कैसे हुआ, ये राज महाराजा का कैसे हुआ? क्या ये बाप के घर से लिखा के आए थे ये लोग दुनिया में? कहां से लाके आए थे? ये जमीन कहां से आया था? ये गरीब लोगों का जमीन किसने दिया? ये अंग्रेजों ने दिया। अंग्रेजों की दलाली की जमींदारों ने, अंग्रेजों की दलाली की राजशाहियों ने, अंग्रेजों की दलाली की अपने परिवार को पहुंचाया, तब जाकर के जमीन बने। जिस बिल को मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत करने वाला बिल बताया जा रहा है, उसी को पेश करने के लिए और उस पर बात करने के लिए लोकसभा में भाजपा सरकार के पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। जिस वक्त, मैं लोकसभा कह रहा हूं, सुना करिए, जिस वक्फ बिल को मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने वाला बताया जा रहा है, उसे संसद में पेश करने वाली पार्टी के पास न तो राज्यसभा में, न लोकसभा में, न देश की किसी विधानसभा में एक भी मुस्लिम महिला सदस्य नहीं। कल किरण रिजिजू जी कह रहे थे कि रेलवे की जमीनें देश की जमीनें हैं, डिफेंस की जमीनें देश की जमीनें हैं। हां मंत्री जी हैं, बिल्कुल हैं। ये जो वक्फ की जमीनें हैं, ये हमारे पुरखों ने धार्मिक कामों के लिए डोनेट किया है, तो हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, हम भी तो इसी देश के बेटे हैं, तो वक्फ की जमीनें भी तो इसी देश की जमीनें हैं, उनको पराया क्यों बोलते हैं आप? सभापति महोदय अशफाकुल्लाह खान जब फैजाबाद की जेल में फांसी के फंदे पर झूल रहे थे, तो इसी देश की जमीन के लिए झूल रहे थे ना। सभापति महोदय, अंडमान की जेल में काला पानी की सजा काटकर अपनी जान देने वाले मौलाना फजले हक खैराबादी हो या शेर खान अफरीदी हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहे थे ना। सभापति महोदय, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान देने वाले महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान हो या पाकिस्तान के पैटर्न टैंक उड़ाने वाला परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहा था ना। और मंत्री जी, मैं इस सदन में अलल ऐलान ये कहता हूं कि जब भी इस देश की जमीन को लहू की जरूरत होगी, आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा, ये मैं आपसे यकीन दिलाते हुए कह रहा हूं। सभापति महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, हमसे हमारी इबादत गाहें तो मत छीनिए ना, हमारे घरों पे बुलडोजर तो मत चलाइए ना, हमारी कब्रों में तो हमें सुकून से सोने दीजिए ना। वक्फ क्या है? वक्फ बाय यूजर क्या है? इसका ये मतलब है कि कोई जायदाद अगर सालों से दीन और भलाई के कामों के लिए इस्तेमाल हो रही हो, तो वो खुद ब खुद वक्फ मानी जाएगी। हिंदुस्तान की अदालतों ने भी इस बात को तस्लीम किया है। वक्फ बाय यूजर सिर्फ वक्फ बोर्ड को ही मिली कोई खास सौगात नहीं है, ये बल्कि सभी अन्य धार्मिक ट्रस्टों को परंपरा और यूज के आधार पर बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के धार्मिक चरित्र को डिक्लेयर करने का राइट मिला हुआ है। भारत के संविधान के आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में कस्टम और यूसेज को कानूनी वैधानिकता प्रदान करता है। इसी आर्टिकल से वक्फ बाय यूजर भी निकला गया है। इस बिल के कानून बनने पर वक्फ बोर्ड तो इस प्रोविजन से हाथ धो बैठेगा, लेकिन अन्य धार्मिक ट्रस्टों को यह सुविधा जारी रहेगी। इससे भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का सीधा उल्लंघन है, जो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव और कानून के सामने सभी की बराबरी पर जोर देता है। मैं इसके साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि सत्ता के लोग जो एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर का जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है,
लेकिन इनकी शरारत यह है कि उसके साथ ही एक ऐसा प्रोवाइजो इसमें शामिल किया गया जिसके आधार पर यह कहा गया है कि अगर कोई भी वक्फ की संपत्ति विवादित हो तो वो अपना वक्फ स्टेटस खो देगी। तो जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया है, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये इनकी नीयत है जो साफ जाहिर हो रही है। हमने अपनी बात रखी, बहुत सारे साथी अपने जमीर की आवाज को नहीं सुन पाए, इसलिए बिल पास हो गया। लेकिन हम इस लड़ाई को अधूरा छोड़ेंगे। हम लोग सड़कों पे इसको लड़ेंगे, जैसे हमने किसान आंदोलन लड़ा था उसी तरह से हम लोग सड़कों पे लड़ेंगे और जब तक लड़ते रहेंगे जब तक जो है किसान आंदोलन ये बिल भी सरकार वापस नहीं देती। लेकिन ये लड़ाई क्यों, जब सरकार लगातार यही कह रही है कि हम इसमें मुसलमानों का कहीं भी अहित नहीं है, विपक्ष नैरेटिव सेट करना चाहता है कि हम जब नोटबंदी की गई थी तब भी यही कहा गया था इससे लोगों का भला होगा। जब किसान बिल आए थे कानून में तब भी यही कहा गया था, हमेशा यही कहा जाता, लेकिन उसका परिणाम बाद में पता लगता है। मैं आज आपको कह रहा हूं 4-6 महीनों में हमें पता लग जाएगा कि सरकार का एजेंडा क्या है। इसलिए क्योंकि ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, संविधान विरोधी, इसलिए हम लोग और मुसलमानों के खिलाफ है। इसलिए फिर भी हम अपनी बात को सड़क पर जाकर रखेंगे। आज हमने पार्लियामेंट में रखी है, अब हम सड़क पर जाकर अपनी बात जनता के बीच में रखेंगे। ये इतिहास में लिखा जाएगा। हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी तरीके से कुठाराघात है और हमने बार बार चेताया कि आप जो बात यहाँ बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि हमने वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया, लेकिन वक्फ बाय यूजर के अंदर एक शब्द लगा करके सिवाय उन संपत्तियों के जिन संपत्तियों के ऊपर सरकारी कब्जा सरकारी ना हो, मतलब कब्जा सरकार का ना हो या वो विवादास्पद ना हो। और उसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 14,500 हेक्टेयर में से 11,500 हेक्टेयर लैंड वक्फ की जो थी उसको सरकारी संपत्ति बनाने का काम किया गया, उसको विवादित करने का काम किया गया। तो ये बहुत बड़ा नुकसान मुसलमान को, वक्फ को, दोनों को होने जा रहा है। हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, चूंकि हमारे जो अधिकारों का संरक्षण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हमें धारा 14 के अंदर, धारा 16 के अंदर, धारा 25 के अंदर और धारा 26 के अंदर दिया, उसके ऊपर पूरी तरीके से बुलडोज किया गया। उसके ऊपर ओवरलैपिंग हुई। हम लोग रास्ता देखेंगे, कोर्ट जाएं, कोर्ट में जाकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये जिस तरह का काम आज हुआ है, ये इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज होगा।